हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इससे पहले वाली क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, वो वेरी बेसिक से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसके अंदर हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था कि यूनिवर्स कैसे बनता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का यूनिवर्स के बनने में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। फिर हमने सोर्स चार्जेस एंड टेस्ट चार्जेस के बारे में पढ़ा था, वो सब हमने कंप्लीट किया था। उनका रिप्रेजेंटेशन देखा था स्पेस के अंदर, यानी पोजिशन वैक्टर के फॉर्म में हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब हमने कुछ बेसिक बातें थी जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर देख ली थी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हमारे डेली रूटीन में कैसे क्या रोल होता है और ये यूनिवर्स को कैसे एग्जिस्टेंस में ला सकता है। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा चार्ज के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आपने सभी ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वेरी बेसिक्स में आपने पढ़ा है, सबसे पहले आता है चार्ज। ठीक है, तो आज वही हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और ये इसका चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में क्या रोल है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने में क्या रोल है। ये सब हम आज देखेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का है। तो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ये एक किसी भी मैटर की क्या होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है या फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अपने अब जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था मास के बारे में, तो मास भी क्या होती है, एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था मास के बारे में, तो मास क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड को एक्सपीरियंस करता है। अब कैसे एक्सपीरियंस करता है, देखिए अब जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर के पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ठीक है, अब इसके पास अब जैसे मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर के पास कुछ ना कुछ मास होगा इसके अंदर। अब इसके मास है इसके, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब जैसे ही मैं इसको नीचे गिराऊंगी तो इसको ग्रेविटी अट्रैक्ट कर लेगी और ये क्या कर देगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब इसके ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, कुछ ना कुछ मास है, और मास के कारण इसमें क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो इसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर इस मार्कर के पास कोई मास ना हो, ठीक है, मान लो ये मासलेस है, तो क्या ये नीचे गिरेगा, क्या नहीं गिरेगा, क्योंकि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है, इसके मास के कारण। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। तो अभी हमने क्या बताया है कि मास क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये क्या कर पाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाता है। अगर इस मार्कर को नीचे गिरा दूंगी तो ये नीचे गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके अंदर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा ही क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मास है। अगर ये मासलेस हो जाए तो इसमें लगेगा क्या, नहीं लगेगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। तो वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर पाता है, एक्सपीरियंस कर पाता है। अब आपने सुना होगा करंट के बारे में, करंट में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ठीक है, करंट क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है, इसमें भी चार्ज का नाम आ गया ना। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी आपको पता है चार्जेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होता है, चार्जेस का रोल होता है। तो वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, वैसे ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड या फिर करंट को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला है पॉजिटिव चार्जेस और दूसरा है हमारे पास नेगेटिव चार्जेस। तो ये हमने पढ़ लिया कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो चार्ज की हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है, किसको बोल रही हूं मैं, जिसके बारे में हमें पता ना हो कि ये किससे मिलके बना है, जिसके बारे में हम कोई भी रिसर्च ना कर सके। अब जैसे हमसे कोई पूछ ले कि मास है, ये किससे मिलके बना है, इसका कंपोजिशन क्या है, तो हमें नहीं मालूम। ये भी क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी अपने आप से बॉडी के अंदर होती है जिसके बारे में हम कोई भी रिसर्च ना कर सके। हमसे अगर कोई पूछ ले कि किससे मिलके बना है, चार्ज किससे मिलके बने हैं, तो कहने को तो हम बोल सकते हैं चार्जेस क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्जेस, लेकिन ये किससे मिलके बने हैं ये तो हमें नहीं पता ना।
तो इसलिए क्या बोल रहे हैं हम, चार्जेस इज आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी जिसके बारे में हम कोई भी रिसर्च ना कर सके, जिसके बारे में हमें पता ना हो कि वो किससे मिलके बना है। अब जैसे इसके एग्जांपल देख लो, जैसे विंटर्स में हम अपने स्वेटर्स को निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, एक स्पार्क एक्सपीरियंस होता है। वो कैसे होता है कि पहले तो जैसे विंटर्स में हम स्वेटर निकालते हैं अपनी, तो हमें एक स्पार्क एक्सपीरियंस होता है, कुछ आपने देखा हो बिजली सी चमकती है उसके अंदर। तो वो कैसे होता है, क्योंकि जब हमने स्वेटर पहन रखी थी तो वो हमारी बॉडी से टच हुई है, यानी रब हो रही है हमारी बॉडी से। पहले वो क्या थे, स्टैटिक में थे, लेकिन जैसे ही वो हमारी बॉडी से टच होती है तो कुछ उसके इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी के अंदर आए और हमारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ उस स्वेटर के अंदर गए। ठीक है, इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है उस स्वेटर के हमारे में ट्रांसफर हुए और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस स्वेटर में ट्रांसफर हुए, जिससे क्या हो रहा है, स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, यानी चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है चार्ज को समझने के लिए। अनदर एग्जांपल है जैसे थंडरस्टॉर्म्स में आपने देखा होगा आसमान में चमकती हुई बिजली, वो भी क्या है, चार्ज है। तो ये और अनदर एग्जांपल आप देख सकते हो, जब आपको करंट लगता है तो तब भी क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो ये सब किसके एग्जांपल है, चार्जेस के। अब जैसे आप कोई भी कॉम्ब है, अब आपने बेसिक से बेसिक एग्जांपल क्या पढ़ा है छोटी क्लासेस में, कि आपके पास एक कॉम्ब है, आप उसको रब कर रहे हैं बालों पे कंटिन्यूअसली, तो क्या करता है, एक चार्ज प्रोड्यूस करता है और आपके क्या करते हैं, वो बाल हैं उस कॉम्ब के चिपक जाते हैं। तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही तो है चार्ज। तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो यानी जिसके बारे में हम कोई भी रिसर्च ना कर सके। और आपने एग्जाम्पल से भी पढ़ लिया कि चार्जेस जब देखने को कैसे मिल सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम। जैसे हम कोई स्वेटर निकाल रहे हैं अपनी, तो ये उस टाइम क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। जैसे सिंथेटिक साड़ियाँ होती है महिलाएं जो पहनती हैं, उसमें भी एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो कभी कभी आपको ऐसे झटका सा लगता है करंट, कभी आपकी कोहनी में लगता है, आपकी लगती है तो बहुत तेज ऐसे करंट सा प्रोड्यूस होता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, चार्जेस के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये चार्जेस क्या होते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिस्कवरी इसकी कब हुई थी, डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कब हुई थी, 600 BC में। अब चार्ज को है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, चार्ज को Q से। इसका सिंबल क्या होता है, चार्ज को रिप्रेजेंट करने का Q होता है इसका सिंबल। और फिर नेक्स्ट हमने देखा है कि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, आपने पढ़ा होगा 11th में। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट द डायरेक्शन। यानी चार्ज जो है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो सकता है। हम बता सकते हैं +3 कूलाम चार्ज है, -3 कूलाम चार्ज है, +20 कूलाम चार्ज है, या फिर -20 कूलाम चार्ज है। तो ये क्या है, +20 -20, ये क्या शो कर रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू शो कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में रख रहे हैं, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, Q से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, SI यूनिट इसकी क्या होती है, कूलाम। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं हमने चार्ज के बारे में पढ़ी है। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, इसकी डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 600 BC में हुई थी। इसके चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी और इसकी SI यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। अब ये चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। अब आपने पढ़ा होगा लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा सिमिलर चार्जेस हैं, मान लो मेरे पास एक +3 कूलाम चार्ज है और दूसरा भी क्या है, +2 कूलाम चार्ज है। अब ये जो क्या है, +2 और +3, यानी इनकी पोलैरिटी कैसी है, सेम पोलैरिटी है। तो सेम पोलैरिटी वाले चार्जेस क्या करते हैं, ऑलवेज रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जो अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्जेस है, यानी मान लो मेरे पास +3 कूलाम चार्ज है और दूसरा क्या है, -2 कूलाम चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, तो इससे हमने क्या पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमने देख लिया है कि जो जैसे सेम चार्जेस होते हैं, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो सेम जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागते हैं। अब जैसे अपोजिट चार्जेस है, इसमें मान लो +Q चार्ज है, इसके अंदर -Q चार्ज है।
ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो ये अपोजिट पोलैरिटी के हैं, तो अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या कर रहा है, रिपेल ईच अदर। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अब चार्जेस का पढ़ लिया हमने, दो टाइप के होते हैं, प्लस क्यू सॉरी पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। अब ये जो चार्ज है ये सबसे पहले किसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनकी जो डिस्कवरी वो किसने की थी, इनका नामकरण किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो क्वेश्चन है कि जो चार्जेस का नामकरण किसने किया था, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, इसका जो नामकरण किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये जो क्वेश्चन है ये किसमें आया हुआ है, EMRS में। अभी जो रिसेंटली 2023 में एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है कि चार्जेस के जो नामकरण है वो किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये NCERT में डायरेक्टली एज इट इज लाइन लिखी हुई है, तो ये EMRS का क्वेश्चन है। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो जैसे किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है वो मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो 0 है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि अगर सिस्टम में कोई भी चार्ज नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं चार्जेस की। तो चार्जेस की प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या देखेंगे, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब जैसे मैंने आपको स्वेटर वाला एग्जाम्पल दिया था कि जैसे हम स्वेटर निकालते हैं तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारी क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है, तो वो हमसे कांटेक्ट में आ रही है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्वेटर के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं और स्वेटर के इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हो गई ना डेफिनेशन बन। देखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो यानी हम एक बॉडी हो गए और स्वेटर एक अनदर बॉडी है, तो उसमें क्या है, चार्जेस का ट्रांसफर हो सकता है, ये खत्म नहीं हो सकते, ना हम इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये डेफिनेशन समझ सकते हैं, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। अब पहली प्रॉपर्टी जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी वो क्या होगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। ये भी क्या करते हैं, कंजर्वेशन रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना एनर्जी का कंजर्वेशन, तो एनर्जी की डेफिनेशन है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। वैसे ही सेम इसमें हम पढ़ेंगे चार्जेस का। तो चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है, ये भी कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब देखो इसमें जो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, ऑलवेज कंजर्व होता है या फिर कांस्टेंट होता है। आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें देखो फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी, टोटल चार्ज of any system is conserved या फिर constant, conserved लिख दो। अब देखो सब प्रॉपर्टीज, चार्जेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी क्या करते हैं, कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है ये क्या होता है, आपने कोरोना टाइम में बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, क्वारंटीन और आइसोलेट होना। ठीक है, यानी जिसको किसी के भी कोरोना हो जाता था हम उसको एक अलग ही रूम में आइसोलेट कर देते थे, क्वारंटीन कर देते थे, तो 14 दिनों के लिए, ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक है, उस टाइम में हमने ये वर्ड सुने थे, आइसोलेट करना।
तो वैसे ही एक आइसोलेट सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क जिसका नहीं होना, मतलब अपने आप में ही वो तन्हा रहता है। अब जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना टाइम में तो हम क्या कर देते थे, जिसके भी हमें पता लगता था इसके कोरोना है, हम क्या करते थे, उसको आइसोलेट कर देते थे, होम क्वारंटीन कर देते थे और बोलते थे इसके रूम में किसी को भी नहीं जाना है, किसी की भी परमिशन नहीं है वहां जाने के लिए, और 14 दिन के लिए उसको हम आइसोलेट करते थे। तो वो आइसोलेशन क्या था होता था उसमें, यानी किसी की भी एंट्रेंस, बाहर से कोई नहीं आ सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकता। यही तो आइसोलेटेड वाला देखा था हमने। आइसोलेशन भी यही होता है कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर आ ना सके। तो ये क्या है? आइसोलेशन। तो वैसे ही ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड मतलब बाहर के से, ऐसे सिस्टम जिसका बाहर से भी कोई कनेक्शन ना रहे और अंदर से भी कोई कनेक्शन ना रहे, उसके लिए जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देख लो कंजर्वेशन के चार्ज के, मतलब जो टोटल चार्ज रहेगा किसी भी सिस्टम का वो क्या रहेगा? ऑलवेज कंजर्व रहेगा। अब देखो जैसे इसका एग्जाम्पल रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके तो आई होप आपको पता ही होगा, इस पे मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में काफ़ी लेंथी टॉपिक्स बनाए हैं। रेडियो एक्टिविटी तो इतना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत डेफिनेशन देख लो कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियर अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर लेता है स्टेबल होने के लिए किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस से, और साथ साथ में क्या निकालता है? हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकालता है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव डिके। अब इस रेडियो एक्टिव डिके में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी अल्फा डिके की। वो अल्फा डिके की इक्वेशन क्या थी? जैसे ये यूरेनियम 238 है और इसका मास नंबर क्या है? 238 और एटॉमिक नंबर क्या है? 92। अब ये क्या करता है? अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो अपने आप को डिके कर लेगा ये ऐसे न्यूक्लियाई में जिसकी बाइंडिंग एनर्जी इससे ज्यादा होगी, यानी ये अनस्टेबल है और ये अपने आप को ऐसे न्यूक्लियाई में डिके कर लेता है जो स्टेबल होता है, और साथ साथ में क्या करता है? हीलियम का न्यूक्लियस क्या निकाल देता है? बाहर निकाल देता है। अब ये हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकाल रहा है तो देखो इसमें मास नंबर में अल्फा डिके में आपने पढ़ा होगा, तो रिमेंबर करो थोड़ा सा, मास नंबर में कितने की कमी आती है जब अल्फा डिके होता है? तो मास नंबर में 2 की कमी आती है, यानी इसके एटॉमिक नंबर में कितने की कमी आती है? 2 की कमी आती है। एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 92। अब इसके अंदर 2 की कमी कर दो तो कितना हो जाएगा? 90। और आपने पढ़ा होगा अल्फा डिके में मास नंबर में क्या आती है? 4 की कमी आती है, यानी इधर जो 238 है इसमें 4 माइनस कर दो यहाँ पे, यही तो अल्फा डिके है। ये सब हमने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ रखा है। इनकेस अगर आपको नहीं पता, इतना डीपली नहीं पता, तो आप मेरे पीछे की पुरानी वीडियोस देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स की, उसमें हमने सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है रेडियो एक्टिव डिकेज, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गामा डिके को पढ़ रखा है अच्छे से। तो यहाँ देखो इसमें मैं एग्जांपल दे रही हूँ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के। तो अब अल्फा डिके है, ये अल्फा डिके कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकल रहा है, यहाँ से मुझे अल्फा डिके की होने का पता चला। ठीक है, तो ये जो यूरेनियम 238 है ये डिके हो रहा है 234 में, यानी इसके मास नंबर में 4 की कमी आ रही है। ये क्यों आ रही है कमी? क्योंकि ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है और इस ऐसे न्यूक्लियाई में स्टेबल होता है जिसके मास नंबर में 4 की कमी आती है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ रही है, यानी एक ऐसा न्यूक्लियस को बाहर निकालता है जिसका मास नंबर 4 हो और एटॉमिक नंबर 2 हो। ठीक है, यहाँ से अब देखो इसके अंदर चार्ज है, इसमें क्या है? 92 प्रोटॉन्स है। अब एक प्रोटॉन पे क्या होता है? चार्ज E होता है। अब Z प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? Ze। ठीक है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? E होता है, और Z प्रोटॉन्स है इसके अंदर तो Ze, यानी 92 प्रोटॉन्स है तो 92 चार्ज हो गया इसके अंदर, 92 E के बराबर चार्ज हो गया। अब ये डिके हो रहा है 90 E में। ठीक है, तो यानी पहले यहाँ पे क्या थे चार्जेस? इसके 92 थे, अब इसके चार्जेस क्या है? 90 इलेक्ट्रॉन चार्जेस है, इधर क्या है? 92। अब देखो कंजर्वेशन लॉ को कैसे फॉलो कर रहे हैं, प्लस इसमें क्या है? 2 प्रोटॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसमें क्या होगा? चार्ज होगा। तो बन रहा है ना मिलके 90 प्लस 2, 92 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, इधर भी 92 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे डेल्टा क्यू हम देखेंगे तो क्या है? 0, यानी ये कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है। यानी जो लेफ्ट साइड के अंदर जो चार्जेस होंगे हमारे पास वो भी उतने ही क्या होंगे किसी भी रिएक्शन में, राइट साइड के अंदर चार्जेस होंगे। ये तो हमारी कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में देख लिया कि जैसे आपने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम कंजर्वेशन लॉज देखते हैं, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज या फिर नॉन एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज, हमारे पास कुछ रिएक्शंस गिवन होती है, उसमें हमें QBL रूल लगा के ये बताना होता है कि
इसमें चार्ज अगर कंजर्व है, किसी भी रिएक्शन में अगर चार्ज कंजर्व नहीं है तो मतलब वो रिएक्शन हमारी पॉसिबल हो ही नहीं सकती न्यूक्लियर रिएक्शन। तो चार्जेस का कंजर्व होना बेहद जरूरी है। तो ऐसे अगर रिएक्शंस आपको मिल जाती हैं, या फिर एमएससी स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बीएससी वाले स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसी कोई रिएक्शन दिख जाती है जिसके अंदर चार्जेस कंजर्व नहीं हो रहे, यानी लेफ्ट साइड के जो चार्जेस हैं वो इक्वल नहीं आ रहे राइट साइड के चार्जेस के लिए, तो हमें ये देख के समझ जाना है कि वो रिएक्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकती, यानी रिएक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके अंदर देखो, किसी भी रिएक्शंस को होने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस, जैसे ये अल्फा डीके है, बीटा डीके है, गामा डीके है, इसमें ये रिएक्शंस पॉसिबल कब होगी, जब इसका चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। तो यानी कि जो लेफ्ट साइड के जो चार्जेस हैं अगर वो राइट साइड के चार्जेस के इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस रूल को फॉलो कर रहा है। अब इसके अंदर देखो 92 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इसके अंदर क्या है, चार्ज है, और ठीक है ये डीके कर रहा है इसके अंदर और इसके अंदर। अब इसके अंदर Z प्रोटॉन्स है, Z प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 E होता है, तो Z पे कितना होगा, 90 E के बराबर हो जाएगा। तो 90 वाले ये प्लस 2 वाला ये, तो ये दोनों मिला के कितना बन रहा है, 92 बन रहा है। तो आप देखेंगे इधर भी 92 है और इधर भी इन दोनों को मिला के टोटल क्या हो रहा है, 92। तो ये क्या कर रहे हैं, चार्जेस का कंजर्वेशन फॉलो कर रहे हैं। तो डेल्टा क्यू यानी क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, डेल्टा क्यू से क्या है, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, ये क्या कर रहे हैं, इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब क्या है कि ये कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी इस कंप्लीट रिएक्शन में चार्ज क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। तो ये हमने देख लिया एक एग्जांपल से, ये हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए देखा है। अभी हमने आइसोलेटेड सिस्टम की बात नहीं करी है, ये तो हमने पीछे की जो हमने पढ़ रखा है न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे पॉसिबल होती है उसके बारे में देखा है कि जब तक न्यूक्लियर रिएक्शंस तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक उसके अंदर चार्ज क्या होगा, कंजर्व नहीं होगा। अब चार्ज कंजर्व है तो उसके अंदर एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, इसका मतलब क्या कह रहे हैं, इसकी जो एनर्जी है ये तभी डीके करेगा जब इन दोनों की मिला के एनर्जी की कुछ ना कुछ बराबर है। यानी ये अगर इसकी एनर्जी कम है तो ऐसा नहीं होगा कि कम एनर्जी वाला इन हाई एनर्जी में डीके हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर इसकी एनर्जी बहुत हायर है तो ये इन दोनों को मिलाकर लोअर एनर्जी में डीके कर सकता है। ओवरऑल क्या होता है कि एनर्जी भी कंजर्व होनी जरूरी होती है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात हो गई कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस को डीके होने के लिए उसमें क्या होता है, चार्जेस का कंजर्व होना ऑलवेज जरूरी होता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज का कैसे कंजर्वेशन होता है। तो चलिए देखते हैं फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब ये देखो मैंने कोई आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया। आइसोलेटेड सिस्टम की जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, इंसुलेटिंग होती है, मतलब अंदर से कोई बाहर जा नहीं सकता और बाहर से कोई चार्ज अंदर आ नहीं सकता। अब देखो जैसे इसके अंदर मैंने रख दिया 3 कूलम चार्ज रख दिया, -2 कूलम चार्ज रख दिया और 1 कूलम चार्ज रख दिया। ये मेरे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर मैंने 3 चार्जेस रख दिए इस सिस्टम के अंदर। अब थोड़ी देर बाद इसको मैं हिलाती हूँ, ठीक है, इसको शेक करती हूँ, तो ये इसमें क्या होता है, देखो 3 कूलम 2 कूलम और यहाँ पे कितना चार्ज है, Q बन गया, और ये मुझे बताना है कितना होगा। अब देखो मैंने डेफिनेशन से क्या, प्रॉपर्टी से क्या पढ़ा है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब इसका जितना है उसका ही उतना रहेगा। तो यहाँ से देखो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितना है वो कितना रहेगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। यही तो कंजर्व होने का मतलब होता है। लेफ्ट साइड का जो है वो किसके इक्वल आ जाए, राइट साइड के इक्वल आ जाए। इक्वल आना चाहिए ना कंजर्वेशन से, तो वही होता है। यानी इसका जो चार्ज पहले था, इसको हिलाने से पहले चार्ज था, वही इसको हिलाने के बाद का जो चार्ज, मतलब अंदर से तो कोई बाहर गया ही नहीं है ना चार्ज, और बाहर से कोई अंदर आया ही नहीं है, तो इसका मतलब वो कंजर्व रहेगा, इस जितना है उतना ही रहेगा। अब देखो इसमें 3 कूलम प्लस 1 कूलम माइनस 2 कूलम, ये इसके इक्वल कर दो 3 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस Q। अब देखो ये कितना बचा, 4 माइनस 2 2 कूलम, और ये कितना बचा 5 कूलम प्लस Q। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, -3 कूलम। इसमें -3 कूलम। अब सुनो मेरी बात, अगर यहाँ पे मैं -3 कूलम रख दूं तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज इसमें कितना बचा, 2 कूलम। अब देखो इसमें क्या है,
अब ये क्या कितना बचा है, दोनों को मिला के कितना बन रहा है 4 कूलम, 4 में से 2 गया 2 कूलम, मतलब इसमें भी ओवरऑल 2 कूलम चार्ज है, इसमें भी ओवरऑल कितना है 2 कूलम चार्ज है। तो यानी कंजर्व हो रहा है ना चार्ज, ठीक है, कि इसके अंदर इसको हिलाने से पहले इसमें 2 कूलम चार्ज था टोटल चार्ज। टोटल चार्ज यानी चार्ज एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वाले में प्रॉपर्टी में देखेंगे। तो इन दोनों को ऐड किया इस आइसोलेटेड सिस्टम में, इन तीनों चार्जेस को मैंने ओवरऑल ऐड किया, तो मेरे पास बचा लास्ट में 2 कूलम चार्ज, ठीक है। फिर मैंने इसको हिलाया, यहाँ से देखा मैंने इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो जितना इसके अंदर है उतना ही इसके अंदर होगा ना चार्ज, क्योंकि चार्ज तो कहीं बाहर जा ही नहीं रहे। बाउंड्रीज क्या है इसकी, इंसुलेटिंग बाउंड्रीज है, तो ओवरऑल चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ से आपको दिख भी रहा है जो Q है उसकी वैल्यू -3 कूलम आ गई, यानी पहले जितना चार्ज था इसके अंदर 2 कूलम चार्ज, टोटल चार्ज जो इसका वो उसके हिलाने के बाद भी कितना बच रहा है 2 कूलम चार्ज है। तो इस तरीके से ये क्या है, कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है। ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, टोटल चार्ज शुड बी कंजर्व होना चाहिए। तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो सेकंड है, वो क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब देखो ये मेरे पास कोई भी सिस्टम ले लिया, एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया मैंने। आइसोलेशन का मतलब अब आपको समझ में आ गया, यानी बाहर से जिसके अंदर कोई चार्ज अंदर एंटर नहीं कर रहा है और अंदर से कोई चार्ज बाहर जा नहीं रहा, ठीक है। इसके अंदर जो इसके ओवरऑल चार्जेस प्रेजेंट है वो इनसाइड ही प्रेजेंट है, ठीक है। और अभी अभी हमने देखा है कि कंजर्वेशन चार्ज को ये फॉलो करता है, यानी इसके अंदर जो चार्जेस थे वो के वो ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मान लो मैंने 2 कूलम चार्ज रख दिया, -3 कूलम चार्ज रख दिया, +1 कूलम चार्ज रख दिया, और +5 कूलम चार्ज रख दिया, और +2 कूलम चार्ज एक और रख दिया। अब ये क्या है, अब मेरे से पूछे इस ओवरऑल सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कितना रहेगा, चार्ज क्या है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, चार्ज इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, या अपने प्रॉपर्टीज में है, चार्ज इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव कैसे है, ये एल्जेब्रिकली ऐड होता है चार्ज हमेशा। तो इस सिस्टम के जितने, यानी सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस है उसका सबका सम Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5, इन सब का क्या होगा, एडिशन होगा। ये क्या है, तभी तो इस सिस्टम के अंदर कितना चार्ज है वो टोटल हम देख सकते हैं। तो सबको ऐड करो, 2 कूलम -3 कूलम +1 कूलम +5 कूलम +2 कूलम, ये कितना बन गया 4 -3 +1 +5। अब देखो ये कितना बच गया 1 +1 +5, ये कितना बच गया 7 कूलम। यानी इस सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्जेस है वो कितने रहेंगे, 7 कूलम चार्जेस है, ठीक है। तो ये क्या, कोई मैंने आइसोलेटेड सिस्टम बनाया है। आइसोलेटेड सिस्टम की वॉल्स क्या होती है, इंसुलेटिंग होती है, यानी अंदर से कोई चार्ज बाहर नहीं जा सकता और बाहर का कोई चार्ज अंदर नहीं आ सकता। अब चार्ज की एक मेन प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसके अंदर हम चार्जेस के लिए क्या करेंगे, आइसोलेटेड वर्ड ही यूज करेंगे, ठीक है, और कोई सिस्टम नहीं ले सकते हम, आइसोलेटेड सिस्टम ही हमें लेना पड़ेगा इस चार्जेस के लिए, ठीक है। तो ये आइसोलेशन की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो अभी क्या है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चार्ज हमेशा क्या होता है, एल्जेब्रिकली ऐड होता है, ठीक है। जो किसी भी सिस्टम में अगर हमें पूछे कि टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट जितने भी चार्जेस है उनका हमें सम कर देना है। अगर सिस्टम के अंदर माइनस नेगेटिव चार्जेस है तो कैसे सम करेंगे, जैसे Q1 प्लस माइनस ऑफ Q2 प्लस माइनस ऑफ Q3 प्लस माइनस ऑफ Q4। अगर ऐसे है, अगर इस सिस्टम के अंदर नेगेटिव चार्जेस है तो उनको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये जो हमारी दो प्रॉपर्टी है हमने डिफाइन कर ली, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये आपने 11th में 12th में भी खूब अच्छे से पढ़ी हुई है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने देखा होगा, Q = अपन +- E देखते हैं। ये +- E कैसे आया वो चलिए वो देखते हैं।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये जो चार्ज है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज लेना, डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज कैसे? अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज लेना। क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्रीट वैल्यूज लेना, यानी कि अलग अलग वैल्यूज लेना। अब देखो चार्ज जो है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस नहीं होता। चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस। चार्ज कंटिन्यूअस ना होके ये क्या होता है? डिस्क्रीट होता है। चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज डिस्क्रीट। एंड इट इज in the integral multiple, it is in the integral multiple of quanta of charge। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मैंने डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वांटाइजेशन वर्ड है ये क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यूज लेना, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग वैल्यूज लेना, जैसे कोई भी वैल्यू सेम नहीं हो सकती है चार्ज के। चार्ज कुछ भी हो सकता है, डिस्क्रीट वैल्यूज लेता है, जैसे 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, इस तरीके से क्या है? डिस्क्रीट वैल्यूज है। तो ये चीज हमने देखी है, चार्ज इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बट इट इज डिस्क्रीट एंड इट इज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज। ये कि क्वांटा ऑफ चार्ज के क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ये जो क्वांटा ऑफ चार्ज है, अब ये क्या चीज होती है? देखो अब किसी भी सिस्टम के लिए जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है वो क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वांटा ऑफ चार्ज क्या बता रही हूँ आपको, ये क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होता है कि देखो किसी भी सिस्टम में जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज हो सकता है वो क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है किसी भी सिस्टम के लिए वो कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोल रहे हैं? क्वांटा ऑफ चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है। यानी जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम के लिए उसी को हम क्या बोल रहे हैं? क्वांटा ऑफ चार्ज बोलते हैं, जिसपे जो चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर ये सब जो चीजें हैं, देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हो या फिर एमएससी के स्टूडेंट हो, अभी तक आपने अगर क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ी है तो उसमें पहले भी आ ही जाता है। 11th-12th में भी हम चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो एनर्जी है वो क्या होती है? क्वांटा ऑफ एनर्जी के इंटीग्रल मल्टीपल में होती है। क्वांटा ऑफ एनर्जी की क्या होती है? इंटीग्रल मल्टीपल में। क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या होती है? देखो एच न्यू हमने पढ़ा था, वहां पे किसमें पढ़ा है हमने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है। और यहाँ पे क्या आता है? एक एन आता है। ये जो एन है ये क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा ऑफ एनर्जी। क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या है? किसी भी सिस्टम के लिए जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनर्जी होती है, ये वो क्या होती है? क्वांटा ऑफ एनर्जी। अब जैसे एनर्जी लेवल्स बना लिए मैंने, ये क्या है? एच न्यू है, फिर 2h न्यू है, फिर 3h न्यू है, 4h न्यू है। यानी कि जो एनर्जी है वो क्या होती है? क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में ना होके डिस्क्रीट वैल्यूज लेती है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में एनर्जी क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है। तो ये सब बीएससी एमएससी की बातें हैं। अगर 11th-12th के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो एक बात समझ लो कि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है ना, उसके अंदर आपने ये लाइन पढ़ी है कि जो क्वांटा ऑफ एनर्जी होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है किसके? एन के फॉर्म में। यानी किसी भी इंटीजर की क्या होती है? इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होती है। ये एच न्यू यहाँ पे क्या है? क्वांटा ऑफ एनर्जी है। क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या होती है? जैसे सेम हमने क्वांटा ऑफ चार्ज बोला है कि किसी भी सिस्टम के लिए जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनर्जी होती है वो क्या होती है? उसकी क्वांटा ऑफ एनर्जी। अब जैसे मैंने किसी भी सिस्टम के लिए जो एनर्जी लेवल्स बना दिए, ये एनर्जी लेवल्स बना दिए, इसकी जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनर्जी है वो एच न्यू है। फिर इसका लेवल अप किया, यानी n इक्वल्स टू 1, ये n इक्वल्स टू 2 के लिए, n इक्वल्स टू 3 और ये n इक्वल्स टू 4 के लिए। यानी ये क्या किस पे डिपेंड कर रहा है?
n की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है कि क्या वैल्यूज लेगा, और सबकी जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होगी, डिस्क्रीट वैल्यू लेगा। ये अलग अलग वैल्यूज होगी, इसकी कंटिन्यूस नहीं होगी, यानी सब लेवल्स की एनर्जी वो सेम नहीं होगी, वो क्या होगी, कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे भी देखो E इक्वल्स टू NHU, यानी जो क्वांटा ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होती है इसकी n की फॉर्म में। वैसे ही यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज डिस्क्रीट एंड इट इज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज। तो वैसे ही क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज फॉर एनी सिस्टम। तो ये हो गया क्वांटा ऑफ चार्ज की डेफिनेशन। तो अब यहाँ से देखो Q जो है वो क्या होगा, प्लस माइनस NE। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या होता है हमारे पास, E होता है किसी भी सिस्टम के लिए। तो उसका जो इंटीग्रल फॉर्म, अब देखो इसमें डेफिनेशन बनाओ इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, चार्ज इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बट इट इज डिस्क्रीट एंड इट इज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज। अब क्वांटा ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है किसी भी सिस्टम के लिए वो पॉसिबल स्मॉलेस्ट चार्ज। तो किसी भी सिस्टम के लिए पॉसिबल स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हो सकता है, प्लस माइनस E। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यानी इस पे चार्ज इतना है। अब इसका इंटीग्रल मल्टीपल, इसका इंटीग्रल मल्टीपल लगाओ यहाँ पे n। तो ये जो है वो क्या हो गया, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। ये Q है, ये किसी भी सिस्टम के लिए टोटल चार्ज है। जैसे मेरे पास कोई भी बॉडी है, अब इसके अंदर आपको बताना है इसका टोटल चार्ज क्या होगा। तो इसका टोटल चार्ज क्या होगा, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो और उसका इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहाँ से Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE हो गया। ये प्लस माइनस क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि इसके में पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, और उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो क्या हो गया, Q इक्वल्स टू NE। ये जो इक्वेशन है Q इक्वल्स टू NE, यही क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज का मतलब देखो यहाँ से क्या होता है, किसी भी सिस्टम के लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो कि कितना होता है, E होता है, और उसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, N। अब ये जो N है ये इंटीजर वैल्यूज ले सकता है, आपको पता है n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ये क्या होगा, n जो है होगा इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शनल वैल्यू ले ले, जैसे 2.5 कूलाम ले ले, 3/2 कूलाम ले ले, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये ओनली क्या करेगा, इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल वैल्यूज लेगा चार्ज के लिए। तो यहाँ से चार्ज देखो, अगर मैं n इक्वल्स टू 1 रखूं तो प्लस माइनस E, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या होगा, ये होगा। फिर नेक्स्ट में प्लस माइनस 2E, प्लस माइनस 3E, प्लस माइनस 4, ये ऐसे वैल्यूज लेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये 3/2E ले ले, 5/2 ऐसे कुछ ले ले, ठीक है, 7/2 ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं लेगा। ये क्या लेगा, ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीजर्स में वैल्यूज लेगा। इंटीजर्स कैसे, 0 1 2 3 4। ये प्लस माइनस तो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी जो नेचर है वो चार्जेस का, वो हमें पता होना चाहिए। नेचर जैसे ये पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं किसी भी सिस्टम में, और ये नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। हमने एक आइसोलेशन पीछे हमने देखा था, पीछे की प्रॉपर्टी में कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, उसमें हमने आइसोलेटेड सिस्टम लिया था। अब सिस्टम में यहाँ पे +3 कूलाम चार्ज लिया था, यहाँ पे -2 कूलाम चार्ज लिया था, और यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज लिया था। अब देखो ये इस सिस्टम के अंदर हमें नहीं पता ना कि पोलैरिटी क्या है चार्जेस की, तो यहाँ पे प्लस चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है इस सिस्टम के अंदर, इसके अंदर माइनस चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें वो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा ना, तो उस पर देखना पड़ेगा कि वो चार्जेस किस पोलैरिटी के हैं। तो इसी तरीके से इसका जो टोटल चार्ज हमने किस लिए देखा था, इन सब का समेशन किया था। चार्ज एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो इन सबको हमने एल्जेब्रिकली ऐड कर लिया था और बता दिया था उस सिस्टम के कौन सा चार्जेस है, ठीक है। अगर इस पूरे सिस्टम में अगर नेगेटिव आ जाए इन सब का सम, तो हमने मान लो -7 कूलाम आ जाए इसका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर मान लो किसी भी, अगर इसका टोटल चार्ज नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव लगा देंगे यहाँ पे, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव लगा देंगे। तो यहाँ से हमें पता रहेगा ना कि ये सिस्टम की पोलैरिटी है कैसी, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहे हैं या फिर नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहे हैं। तो ये क्या है, क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज का आपको कोई भी अगर पूछ ले कि क्या होता है क्वांटा ऑफ चार्ज, तो आप क्या कहेंगे, क्वांटा ऑफ चार्ज से क्या समझेंगे कि किसी भी सिस्टम के लिए वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, छोटे से छोटा चार्ज, वो फंडामेंटल चार्ज क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसपे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, उसका भी इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, n है, ठीक है। ये जो n है ये वैल्यू कुछ भी ले सकता है, इंटीजर फॉर्म में ले सकता है, ये कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में वैल्यूज नहीं लेगा, ठीक है।
तो ये जो हमने किसके बारे में पढ़ लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ लिया, इसकी प्रॉपर्टीज देख ली, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने पढ़ लिया है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, ये हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। यानी कि किसी भी सिस्टम के लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस फॉर्म में हो सकता है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस ई, हमने देख लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, इस तरीके से होगा। और यहाँ पे n जो है वो इंटीजर मल्टीपल ले सकता है, ठीक है। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं हो सकता है, इट कैंट बी इन फैक्टराइज्ड फॉर्म, फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब देखो ये जो है वो किसके लिए पॉसिबल है, ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ओनली फॉर ओनली आइसोलेटेड सिस्टम्स। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही ये चीज पॉसिबल है कि यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसके अंदर टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, वो फॉलो करे। यानी आइसोलेटेड सिस्टम यानी बाहर से कोई सिस्टम में चार्ज नहीं आ सके और अंदर से कोई चार्ज बाहर नहीं जा सके। बाउंड्रीज जो है वो क्या होंगी, इंसुलेटेड बाउंड्रीज होंगी। तो ये जो इक्वेशन है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही वैलिड है। और यहाँ से हमने देख लिया जो n है वो इंटीजर मल्टीपल ले सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें चार्ज 3/2 होगा, किसी भी सिस्टम के लिए 5/2 होगा इलेक्ट्रॉन, ये चार्जेस n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। किसी भी सिस्टम का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी सिस्टम के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, ऐसे हो सकता है प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e, ऐसे ये इंटीजर वैल्यूज लेगा। अब यहाँ से एक नोट करने की वाली बात है कि जैसे जो क्वार्क्स है, हमने कल वाली क्लास में क्वार्क्स का कुछ डिस्कशन किया था। तो क्वार्क्स क्या बनाते हैं, मिलके न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। न्यूक्लियॉन्स में क्या होते हैं, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो क्वार्क है ये क्या बनाते हैं, मिलके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बनाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब क्वार्क्स पे जो चार्ज है वो क्या होता है, +2/3 और -1/3, ये दो तरीके के चार्ज होते हैं क्वार्क्स के अंदर। अब आपने तो पढ़ा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिसमें इंटीजर वैल्यूज होती हैं चार्जेस की, ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में होता है ना ये इसका चार्ज Q इक्वल्स टू, इसके अंदर दो तरीके के चार्ज पाए जाते हैं क्वार्क्स में, +2/3 और -1/3। क्वार्क्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो बनाते हैं, यानी ये जो पार्टिकल्स है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स ये नहीं है, ये इनसे मिलके बने हैं क्वार्क्स में। पहले हम क्या पढ़ते थे कि ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी यूनिवर्स को बनाने के लिए। वो क्या होते हैं, हमने माना था प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर से, लेकिन बाद में फर्दर स्टडीज में हमने देखा कि ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये किसी भी सिस्टम के लिए फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, इनसे भी छोटा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं। कि यानी ये जो ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जो किसको मिलके, जिससे मिलके सभी पार्टिकल्स बने होते हैं, ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है जिसका कोई भी शेप नहीं होता, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, ये क्या होता है, स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल होता है क्वार्क्स, ठीक है। तो ये क्वार्क्स क्या बोलते हैं हम, एक स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, जिनसे मिलके सभी पार्टिकल्स, दुनिया के जो जितने भी यूनिवर्स में पार्टिकल्स हैं वो इन क्वार्क्स से मिलके बने हैं, ठीक है। पहले हम क्या मानते थे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सबसे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके सभी बने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने न्यूक्लियर स्टडीज करी तो हमें पता चला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से भी कोई छोटा ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो सबको बना रहा है। वो पार्टिकल कौन सा है, क्वार्क्स है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, स्पेस में इनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, ये शेपलेस होते हैं, स्ट्रक्चरलेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्वार्क्स है। क्वार्क्स पे क्या होता है, ये तीन तरीके के क्वार्क्स होते हैं, हमने पढ़ा था, तीन जनरेशन होती है इसकी, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज एंड चार्म, टॉप एंड बॉटम। ये जो चीजें हैं क्वार्क्स की, ये बीएससी और एमएससी वाले स्टूडेंट्स को समझ में आएंगी। अगर 11th-12th वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना देखना नहीं है, इसमें घुसना नहीं है। तो इसमें देखो क्वार्क्स पे चार्ज दो तरीके के होते हैं, +2/3 एंड -1/3। अब देखो अप क्वार्क है हमारे पास, उस पे चार्ज कितना होता है,
+2/3 और जो डाउन क्वार्क है जिसको डी से डिनोट करते हैं, इस पे चार्ज कितना होता है -1/3। अब हमने पढ़ा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज ले सकता है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं हो सकता, लेकिन ये तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो फिर इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे फॉलो हो रहा है? लेकिन फेल नहीं हो रहा, इसके अंदर भी फॉलो हो रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जबकि फॉलो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है, फैक्टराइज्ड इंटीजर वैल्यूज ना लेके फैक्टराइज्ड फॉर्म में है इसके अंदर चार्ज, देखो तो फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड कहाँ रहा? लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये होता है पॉसिबल। कैसे होता है? देखो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन है वो दोनों क्वार्क से मिलके बने हैं, तो इसके अंदर जो इसका क्वार्क स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटॉन के लिए वो क्या होता है? UUD। अब देखो ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड होता है, लेकिन ये जो क्वार्क है, अब ये देखो क्वार्क में क्या होता है कि ये जो अप क्वार्क है ये अकेला कभी नहीं आएगा, और ये जो डाउन क्वार्क है ये अकेला कभी नहीं आएगा, ये कंपोजिट फॉर्म में आते हैं। यानी अप क्वार्क आएगा तो उसके साथ डाउन क्वार्क भी आएगा, अगर डाउन क्वार्क आ रहा है तो उसके साथ अप क्वार्क भी आएगा। ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं, यानी अकेला अप क्वार्क नहीं आएगा, अकेला डाउन क्वार्क भी नहीं आएगा, ये दोनों कंपोजिट फॉर्म में आएंगे, कंबाइंड फॉर्म में। अब देखो प्रोटॉन के लिए क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होता है? UUD। अब इसके अंदर U पे चार्ज कितना होता है? U मानी अप क्वार्क, D यानी डाउन क्वार्क। अब अप क्वार्क पे चार्ज हमने क्या पढ़ा था? +2/3 होता है। अब यहाँ से देखो इसका जो टोटल चार्ज है वो निकाल रही हूँ मैं, इसका जो टोटल चार्ज है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी है। अप क्वार्क के लिए चार्ज +2/3 होता है, फिर इसके अंदर अप क्वार्क है +2/3 और ये क्या है? -1/3। अब ये यहाँ से क्या आ गया? 4/3 -1/3, ये क्या है? 3/3 = 1। Q = क्या आ गया? 1, यानी 1E के बराबर इसमें क्या है? चार्ज है। ठीक है, तो +1 है, तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्लस। अब देखो ये क्या आ गया है? यहाँ से क्वांटाइजेशन को फॉलो कर रहा है ना, यहाँ पे टोटल जो चार्ज है सिस्टम का, वो टोटल चार्ज कितना आ गया? 1E, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसके अंदर। अब उसके लिए देखो न्यूट्रॉन के लिए, अब न्यूट्रॉन में क्या होता है? उसका क्वार्क स्ट्रक्चर UDD होता है ना। अब U पे चार्ज +2/3 और D का -1/3 और ये -1/3। अब देखो 2/3 -2/3 ये क्या हो गया? 0। तो न्यूट्रॉन तो होता ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। फॉलो कैसे हो रहा है? क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं है, ये कंपोजिट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये जो चीजें हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड होता है। लेकिन ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए हम देख रहे हैं, क्वार्क्स के लिए देख रहे हैं, तो क्वार्क्स क्या होते हैं? कंपोजिट फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अप क्वार्क अकेला एग्जिस्ट करेगा या फिर डाउन क्वार्क अकेला एग्जिस्ट करेगा। ये जो अप और डाउन क्वार्क है ये दोनों साथ में आते हैं, तो साथ में आएंगे तो इसका हम जो टोटल चार्ज निकालेंगे इस पूरे क्वार्क स्ट्रक्चर के लिए, तो इसका जो टोटल चार्ज है वो हमारे पास प्रोटॉन के लिए क्या बन रहा है? 1E। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे टोटल चार्ज फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है ना इसका टोटल चार्ज, तो ये इंटीजर फॉर्म में है, तो यहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंडीशन क्या है? वैलिड हो रही है, यहाँ पे यह फेल नहीं हो रही है। अब देखो न्यूट्रॉन के लिए हमने देखा, इसका न्यूट्रॉन का जो क्वार्क स्ट्रक्चर है ये UDD होता है। इस क्वार्क स्ट्रक्चर में इसका जो टोटल चार्ज है, इसका टोटल चार्ज मेरे पास 0 आया, तो 0 क्या है? ये भी इंटीजर फॉर्म में है, यहाँ भी क्या हो रही है? कंडीशन वैलिड हो रही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो इस तरीके से अगर आपको कोई पूछे कि क्वार्क्स में जो होता है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो फॉलो कैसे नहीं होता है और ये क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वार्क्स क्या है? ये आइसोलेटेड सिस्टम्स नहीं होते, लेकिन फिर भी ये क्या आते हैं? कंपोजिट फॉर्म में होते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि इसमें अकेला अप क्वार्क एग्जिस्ट करेगा या फिर अकेला डाउन क्वार्क है। ये जो अप और डाउन क्वार्क है ये दोनों कंपोजिट फॉर्म में आएंगे, और दोनों कंपोजिट फॉर्म में आएंगे तो इसका जो सिस्टम का इस क्वार्क का पूरे क्वार्क स्ट्रक्चर के लिए जो टोटल चार्ज निकालेंगे वो हमेशा किस में आएगा? इंटीजर फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से क्या होगी? जिससे इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की कंडीशन है वो क्या हो जाएगी? वैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसमें देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंडीशन इज स्टिल वैलिड। अब क्वार्क्स का आपको देख लिया, क्वेश्चन क्या था हमारे पास क्वार्क का कि अगर ये +2/3 और -1/3 चार्ज होता है क्वार्क्स के ऊपर, तो फिर ये क्वांटाइजेशन कंडीशन को कैसे फॉलो कर रहा है, जबकि आपने तो पढ़ा था कि Q = ±E, यानी जो
क्वांटा ऑफ चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में होता है, लेकिन जब ये तो क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंडीशन वैलिड होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी होती है। फिर भी क्यों होती है? क्योंकि ये कंपोजिट फॉर्म में होते हैं, क्वार्क्स हैं, ये कंपोजिट फॉर्म में होते हैं, एक अप के साथ एक डाउन क्वार्क भी आएगा, एक डाउन के साथ अप क्वार्क भी आएगा, तो उसके क्वार्क स्ट्रक्चर के लिए जो उसका टोटल चार्ज देखेंगे वो किस कंडीशन को फॉलो करेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की कंडीशन को फॉलो करेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, यानी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, अलग अलग सिस्टम्स के लिए डिफाइन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम पॉइंट चार्जेस का और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय।